ना आज का जो अपना टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। और जनरल लाइफ में प्रोबेबिलिटी हम हर जगह यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी चीज की होने की जो पॉसिबिलिटीज और चांस है उसको मैथमेटिकली किसी नंबर से डिनोट जो करते हैं, वो जो प्रोसेस है वो कहलाती है प्रोबेबिलिटी। ना प्रोबेबिलिटी किसकी निकलती है? जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स होंगे और उन आउटकम्स की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। जनरल लाइफ में हम जो भी चीज़ करते हैं वो एक तरह का एक्सपेरिमेंट ही है। सपोज आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे लिए एक्सपेरिमेंट हो गया। इसके आउटकम क्या होंगे? वीडियो अच्छा आ सकता है, हो सकता है वीडियोस में नेटवर्क प्रॉब्लम हो, अच्छा नहीं आया हो, ब्लर हो गया हो, स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगा हो, स्टूडेंट को अच्छा लगा है। ये सारे उसके क्या हो गए? आउटकम्स हो गए। ये सारे क्या हो गए? आपके आउटकम्स हो गए। अब एक्सपेरिमेंट अपने हाथ में है कि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पर उसके आउटकम्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आउटकम्स कुछ भी होते हैं। तो उस आउटकम्स पे बेस हम क्या निकालते हैं? इसकी चांसेस क्या है कि ये अच्छा है या ये ऐसा नहीं होगा। वो जो चांसेस है अब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और वो मैथमेटिकली कब आएगा? जब हम प्रीवियस रिजल्ट्स को एनालिसिस करते हैं। तो पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड जो भी उसका रिजल्ट था हम उसको एनालिसिस करेंगे और उस पर बेस्ड अपन आगे क्या फर्दर बताते हैं कि हाँ इतने परसेंट चांस है कि ये चीज़ सही होगी। जैसे बारिश का होता है, रेन का होता है, गर्मी के लिए ह्यूमिडिटीज और ये सारी जो पॉसिबिलिटीज वेदर रिपोर्ट्स जो आती है वो एक तरह की प्रोबेबिलिटी है। वो क्या कहते हैं? 4-5 दिन का जो वेदर चेंजेस हो रहा है उसको वो एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस करने के बाद वो प्रिडिक्शन करते हैं कि आज 90% चांस है कि आज बारिश होगी, 10% चांस है कि आज ह्यूमिडिटी कम होगी। तो इस तरह से जो भी हम पॉसिबिलिटीज बताते हैं वो एक पास्ट एनालिसिस होता है। और वो पास्ट एनालिसिस किस पे बेस पे होता है? प्रोबेबिलिटी के थ्रू। तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जनरली प्रोबेबिलिटी कहाँ से निकलती है? एक्सपेरिमेंट से। तो सबसे फर्स्ट तो चीज आती है एक्सपेरिमेंट। हम लाइफ में जो भी चीज परफॉर्म कर रहे हैं वो एक तरह का क्या है? एक्सपेरिमेंट है। अब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? आउटकम्स। वो आउटकम्स बोल सकते हो या उसको इवेंट्स भी बोल सकते हो। इन आउटकम्स का जो सेट होगा वो कहलाता है आपका सैंपल स्पेस। क्या कहलाएगा? सैंपल स्पेस। आउटकम्स का जो सेट है वो आपका कहलाता है सैंपल स्पेस। फॉर एग्जांपल मैंने 2 कॉइन्स को टॉस किया, टॉसिंग ऑफ 2 कॉइन्स। तो उसका सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? दोनों हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है और दोनों वैल्यूज टेल टेल आ सकती है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स है। उन पॉसिबल आउटकम्स को अपने सेट में जो रिप्रेजेंट किया है वो जो सेट एस है वो कहलाता है आपका सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस को अपन किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से। ना सैंपल स्पेस के अंदर जो आउटकम्स लिखे जाते हैं उसमें क्या बोलते हैं अपन? इवेंट्स। ना इवेंट्स के बेस पे हम इन इवेंट्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इवेंट आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फर्स्ट इवेंट होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सपोज ये आपका सैंपल स्पेस है एस, ये इवेंट ए हो गया और ये इवेंट बी हो गया। नाउ ए और बी में कोई भी कॉमन पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी आपका हो जाएगा फाई नल से। तो वो इवेंट जिनमें कोई भी कॉमन पार्ट एग्जिस्ट नहीं करता है वो आपका कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। वो इवेंट्स आपके कहलाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो फर्स्ट पार्टिसिपल आपका हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सेकंड जो यूज आता है वो एक कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। सेकंड इसमें यूज आएगा कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। नाउ कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है? सपोज ये एग्जांपल अपन ले लेते हैं। यहां अपन 2 कॉइन टॉस किए थे। इन इवेंट्स को अपन कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं। A1 दो हेड आने के जो इवेंट है एंड 2 हेड्स के इवेंट हेड हेड। A2 1 हेड के करस्पॉन्डिंग इवेंट, ये दोनों पे अवेलेबल है, हेड टेल एंड टेल हेड।
और A3 दोनों टेल्स आए, उसका एक ही इवेंट है टेल टेल। तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3, यूनियन का मतलब सारे इवेंट उसके अंदर एग्जिस्ट होने चाहिए, और इंटरसेक्शन मतलब उनमें से कॉमन पार्ट। तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 आपको सैंपल स्पेस देना है, सारे इवेंट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सैंपल स्पेस में इन चारों के अलावा कोई इवेंट है क्या एक्स्ट्रा? नहीं है। तो उस केस में A1 A2 और A3 जो इवेंट है वो आपके कहलाते हैं कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या कहलाएंगे? कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। तो सेकंड जो इवेंट की डेफिनेशन यूज आते हैं न्यूमेरिकल में वो है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। थर्ड टाइप का इवेंट जो अपन यूज करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। ना इसको इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज अपन ने कोई कॉइन टॉस किया है, मैंने फर्स्ट कॉइन टॉस किया, हेड आया, उसी कॉइन को मैं वापस से टॉस कर रहा हूं, आप कह सकते हो क्या कि वो टेल आएगा? नहीं कह सकते, वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो सेकंड में जो भी आउटकम्स आएगा वो फर्स्ट आउटकम से डिपेंड नहीं है। ऐसे कंटिन्यू टॉस कर दें आप, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा। तो ये केसेस आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट। तो वो आते हैं इंडिपेंडेंट केसेस, वो होते हैं इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट वो होते हैं कि दो इवेंट इस तरह से हो रहे हैं कि दोनों में कोई पार्ट ऐसा है कि दो जो दोनों में ही इंक्लूडेड हो। जिस तरह म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों इवेंट सेपरेट होते हैं, डिपेंडेंट इवेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। उसको इस तरह से मान सकते हैं अपन, दो इवेंट डिफाइन किए ए और बी, ठीक है। एक क्लास ली है अपन ने, सपोज आपके बीटेक फर्स्ट ईयर की क्लास है, उस क्लास में से मैंने दो इवेंट डिफाइन कर दिए। सेट ए या इवेंट ए जो है अपन मान लेते हैं सेट ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास, एंड बी जो सेकंड इवेंट है अपन मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट 60% मार्क्स इन 12th। तो दो तरह के सेट बन गए, ए तो गर्ल्स का सेट हो गया और बी उन स्टूडेंट का सेट हो गया जिनमें 60% से ज्यादा मार्क्स आए हैं 12th में। क्या दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? नहीं है, क्योंकि गर्ल्स के अंदर भी वो स्टूडेंट इंक्लूड होंगे जिनके 60% से ज्यादा मार्क्स है, और 60% से ज्यादा मार्क्स वाले सेट में भी वो स्टूडेंट इंक्लूड होंगे जो गर्ल्स होंगे। तो दोनों ही सेट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। और जब कोई एक्सपेरिमेंट एक साथ हो रहा है तो ए अगर इवेंट सिर्फ मैंने गर्ल्स का ले लिया तो गर्ल्स वाले सेट के अंदर भी हम 60% वाले मार्क्स निकाल सकते हैं, तो डिपेंडेंट हो गए। और सिर्फ 60% मार्क्स वाला अपन ने सेट उठाया तो उसके अंदर से भी अपन गर्ल्स निकाल सकते हैं, तो गर्ल्स भी उसमें डिपेंड हो गई। तो इस तरह से डिपेंडेंट इवेंट हो गया ये गर्ल्स, और 60% मार्क्स वाला जो मैंने दो इवेंट डिफाइन किए हैं वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे। जब साथ होगा, अगर एक इवेंट हो रहा है तो दूसरा इवेंट उस पर डिपेंड करेगा, चाहे वो गर्ल्स वाला इवेंट पहले हो रहा हो या फिर 60% मार्क्स वाला इवेंट पहले हो रहा हो, दूसरा इवेंट हमेशा उस पर डिपेंड करेगा फर्स्ट कौन सा हो रहा है। तो ये कहलाता है आपके डिपेंडेंट इवेंट। तो इस तरह से हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट डिफाइन कर लिया। तो ये तो हो गए कुछ इवेंट्स जो अपन न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव एंड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। नाउ अब आ जाते हैं अपन प्रोबेबिलिटीज पे। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली हम जनरली किससे डिफाइन करते हैं? फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। तो मैथमेटिकली कोई भी अगर सैंपल स्पेस है या कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है तो उसमें उसके करस्पॉन्डिंग इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम डिफाइन करते हैं फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। सपोज आपका जो इवेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ केसेस दे रखे हैं n, and favorable cases to event A is n। तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी?
m अपॉन n, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हुई m अपॉन n। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a आपकी होगी m बाय n। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या होगी आपकी m बाय n। नाउ नॉन फेवरेबल टू इवेंट a कितने हो जाएंगे, और नॉन फेवरेबल टू इवेंट a को अपन डिनोट करते हैं a कॉम्प्लीमेंट। किससे डिनोट करते हैं, ये कहलाता है a कॉम्प्लीमेंट। वो आपका हो जाएगा n माइनस n। तो नॉन फेवरेबल टू इवेंट a कितना हो गया आपका n माइनस m, और नॉन फेवरेबल टू इवेंट a के केस को डिनोट करते हैं अपन a कॉम्प्लीमेंट से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट आपकी क्या हो जाएगी, फेवरेबल केसेस n माइनस n अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस n। अगर मैं इसको सेपरेट करता हूं तो n अपॉन n आपका 1 हो गया माइनस m बाय n। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस m अपॉन n थी प्रोबेबिलिटी ऑफ a। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट रूल जनरेट हो रहा है। वो रूल क्या है, किसी भी इवेंट के होने की और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा किसके इक्वल होगा 1। यानी किसी भी इवेंट की हैपनिंग और नॉट हैपनिंग प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जो भी एक्सपेरिमेंट अपन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटीज और नहीं होने की पॉसिबिलिटीज का जो सम होगा वो हमेशा किसके इक्वल रहेगा 1। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ a जो है क्या थी m अपॉन n। प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या है m अपॉन n। m मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है 0, क्योंकि n में से कितना है ना, m मिनिमम वैल्यू 0 ले सकता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता है n। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जब m 0 होगा, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से कम नहीं हो सकती, तो m 0 हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू क्या लेगा वो n, और n अपॉन n आपका हो जाएगा 1। तो उस इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है 1। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट ये में जो भी आउटकम्स या इवेंट हो रहा है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम 0 से लेके 1 के बीच में रहेगी। यानी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है उसे हम कह सकते हैं वो 0 से 1 के बीच में रहती है, ना तो 0 से कम हो सकती है और ना ही 1 से ज्यादा पॉसिबल है। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1। ठीक है, नाउ प्रोबेबिलिटीज के रूल्स पढ़ लेते हैं। तो यहां से आपको दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। किसी भी इवेंट के हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के इक्वल रहती है। एंड सेकंड, जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसमें किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 से के बीच में ही रहेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। ना सबसे फर्स्ट आ जाता है एडिशन रूल। फर्स्ट, इफ a and b are mutually exclusive, A and B are mutually exclusive। mutually exclusive मीन दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस तरह से सेट है आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस A and B, उस केस में दोनों के साथ में होने की जो प्रोबेबिलिटी है A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B वो आप इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B किसके इक्वल होगी, दोनों के सेपरेट प्रोबेबिलिटी के सब के इक्वल होगी। नाउ यूनियन को हम और प्लस दोनों से नोट करते हैं A और B। इसका मतलब होता है A और B
इवेंट ए और इवेंट बी के होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको दोनों की प्रोबेबिलिटीज के सम के इक्वल होगा। कब? जब केस आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इंटरसेक्शन को हम एंड और मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन को हम ए एंड मल्टीप्लाई से डिनोट करते हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन में आपको एक्सप्लेन कर लेता हूं। यूनियन के लिए सपोज आपके दो इवेंट दे रखे ए 1 3 5 और बी आपका दे रखा है 2 3 4। बिल्कुल तो आप लोग पढ़ के आए हो। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी के सारे इवेंट, तो 1 2 3 4 और 5 यह क्या होगा ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है दोनों में कॉमन ओनली 3 है, वो आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी तो आपका हो गया 1 2 3 4 5 और ए इंटरसेक्शन बी आपका हो गया 3, ठीक है। तो ये है आपका यूनियन जिसे और बोलते हैं, या उसे प्लस से डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर। इंटरसेक्शन को एंड या मल्टीप्लाई के साथ यूज करेंगे। सेकेंड रूल इसमें आ जाता है इफ ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, इट मींस दोनों में कोई कॉमन पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यहां तो आपका 5 था नल सेट, बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5, उन दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट एग्जिस्ट करेगा। तो यहां से किस तरह से ए एंड बी ये इन दोनों का कॉमन पार्ट हो गया, जिसे बोलते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी। क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। तो उस केस में आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब यहां जो ये कॉमन पार्ट है वो ए के अंदर भी काउंट हुआ है और बी के अंदर भी काउंट हुआ है, ठीक है। जो कॉमन पार्ट आपका ए में भी काउंटेबल है और बी में भी काउंटेबल है, इसलिए इस पार्ट को अपन माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि दो बार अपन काउंट कर चुके हैं। तो ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो एडिशनल रूल हो गया। इस एडिशनल रूल को जनरलाइज भी कर लेता हूं 3 इवेंट्स के लिए। 3 इवेंट्स के लिए आपका हो जाता है अगर ए बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, then probability of A union B union C is equals to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B minus probability of B intersection C minus probability of C intersection A and plus probability of A intersection B intersection C। ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इन केस ऑफ ए बी एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन रूल। Now multiplication rule. Case first. If A and B are independent,
इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो दोनों की सेपरेट प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। केस सेकंड, if A and B are dependent, A and B are dependent, then probability of A इंटरसेक्शन B जो होगा वो डिपेंड करेगा फर्स्ट कौन सा हो रहा है, क्योंकि A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या हो गया, दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, तो दोनों में से फर्स्ट आप कौन सा ले रहे हो उस पे आपका सेकंड इवेंट डिपेंड करेगा। अगर मैं फर्स्ट इवेंट ए लेता हूं तो ए की प्रोबेबिलिटी तो आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए के सारे केसेस उसमें इंक्लूड हुए, और इसी इवेंट के साथ बी भी हो रहा है, तो बी जो है अब वो ए पे डिपेंड करेगा। बी किस पे डिपेंड करेगा, ए पर, तो इसलिए अपन लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बाय ए। क्यों, क्योंकि जो सेट है अपने ए कंसीडर कर लिया, तो ए के सारे फेवरेबल केस तो उसके साथ आ गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो अपने वही लिख दी। अब वो जो सेट आया है, जैसे मैंने गर्ल्स और 60% वाला एग्जांपल लिया है, अगर सेट ए मैंने गर्ल्स वाला बाहर ले लिया है, अब जो 60% वाला जो सेट है वो किस पे डिपेंड करेगा, गर्ल्स के सेट के अंदर से 60% स्टूडेंट निकलेंगे, गर्ल्स के सेट में से वो स्टूडेंट निकलेंगे जिनके 60% से ज्यादा मार्क्स है। तो जो बी इवेंट के फेवरेबल केस सब कहां से आ रहे हैं, ए के अंदर से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, ए के अंदर से आ रहे हैं, तो उसे लिखते हैं बी गिवन बाय ए। इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर फर्स्ट बी होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब ए के जो सेट है वो के जो फेवरेबल केस है वो किस पे डिपेंड करेंगे, बी पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि बी अपन फर्स्ट ले रहे हैं, तो जो भी फेवरेबल केस है बी के अपन ने बाहर ले लिए। अब उन फेवरेबल केसेस में ए के जो फेवरेबल केस है वो बी के उन फेवरेबल केस पे डिपेंड करेंगे, तो यहां मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बट कौन दे रहा है, टोटल सैंपल स्पेस नहीं दे रहा है, वो बी इवेंट से मिल रहे हैं गिवन बाय बी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ ए के लिए जो होंगे वो बी के इवेंट काउंट होंगे, और उस बी में से ए के जो फेवरेबल केस है वहां से आपको मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी। तो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी इफ ए एंड बी आर डिपेंडेंट। तो डिपेंड करेगा कौन सा इवेंट फर्स्ट हो रहा है, अगर ए पहले होता है तो अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू बी गिवन बाय ए, और बी पहले होता है तो लिखेंगे अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी। ये जो प्रोबेबिलिटी है बी गिवन बाय ए एंड ए गिवन बाय बी, ये कहलाती है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहलाती है, कौन सी प्रोबेबिलिटी कहलाती है ये आपकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगी वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये था आपका मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशनल रूल। तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स पढ़ा है, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।